रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर पहली बार म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने चुप्पी तोड़ी है। सू की ने देश के नाम संबोधन में रखाइन स्टेट में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा पर सफाई दी है। उन्होंने हिंसा के लिए रोहिंग्या से आतंकी संगठनों को जिम्मेदार बताया है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन का मुद्दा जहां भारत में गरमा रहा है, तो वहीं इसकी तपिश को अब म्यांमार भी महसूस करने लगा है। म्यांमार के रखाइन स्टेट में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्बरता, हिंसा और पलायन पर पहली बार म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की ने चुप्पी तोड़ी है। सू की ने देश के नाम संबोधन में कहा है कि रोहिंग्या के आतंकी गुट हिंसा में शामिल थे और वो लगातार पुलिस चौकियों को निशाना बना रहे थे, जिसकी वजह से रखाइन इलाके में हिंसा भड़की है। 18 days after the delivery of my address at the General Assembly, 3 police outposts were attacked by armed Muslim groups. There were further attacks on 11th October and 12th November, and these clashes resulted in loss of lives, injuries, burning of villages, and the displacement of peoples in the affected areas. Many Muslims fled to Bangladesh. On the 25th of August, 30 police outposts, as well as the regimental headquarters in Damlanza village, were attacked by armed groups. सूकी ने रखाइन में सक्रिय अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी नाम के आतंकी संगठन का जिक्र करते हुए कहा कि इलाके में हिंसा के लिए यही आतंकी संगठन और उनके समर्थक जिम्मेदार हैं। Consequent to these attacks, the government declared the Arakan Rohingya Salvation Army and its supporters responsible for acts of terrorism as a terrorist group in accordance with the Counter-Terrorism Law, Section 6, Subsection 5. नोबेल पुरस्कार विजेता सूकी को रोहिंग्या के मुद्दे पर दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सामने आकर सफाई पेश करनी पड़ रही है। सूकी ने यह भी कहा कि उनका देश इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय छानबीन या समीक्षा से नहीं डरता और वो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। As a responsible member of the community of nations, Myanmar does not fear international scrutiny and they are committed to a sustainable solution that would lead to peace, stability and development for all communities within that state. दरअसल म्यांमार के रखाइन राज्य में सेना और रोहिंग्या चरमपंथियों के बीच पिछले करीब 1 साल से संघर्ष चला रहा है। इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन म्यांमार सरकार पर रोहिंग्या पर अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असली समस्या हिंसा के बाद पैदा हुए पलायन की समस्या की है, जिसने भारत समेत बांग्लादेश और थाईलैंड को चिंता में डाल रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इधर दिल्ली में कल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर रोहिंग्या को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। देश में इस वक्त 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का देश में रहना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी गुटों से रिश्ते भी हो सकते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के तार आईएसआई और आईएसआई से भी जुड़े होने की खबरें हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से 16 पन्नों के हलफनामे में साफ कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से जो मुख्य दलीलें दी गई हैं, सबसे पहले उन पर गौर कीजिए। रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार से भारत में गैर कानूनी तौर पर घुसे हैं, लिहाजा वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ रहना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। रोहिंग्या मुसलमान और आतंकी संगठनों की करीबी चिंता की बात है। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी कनेक्शन पर हलफनामा दिए जाने पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। रोहिंग्या पर सियासत 2 धड़ों में बंट गई है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रह रहे हैं। जाहिर है केंद्र के तेवर नरम नहीं हैं। ऐसे में हिंदुस्तान में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की तकदीर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में 3 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में हो सकता है। सरकार ने हलफनामे में साफ तौर पर कहा है कि रोहिंग्या मुस्लिम उन संवैधानिक अधिकारों की दुहाई नहीं दे सकते जो इस देश के नागरिकों को हासिल है। साथ ही ये भी दोहराया है कि उनको वापस भेजने का फैसला सरकार का नीतिगत मसला है और अदालत को इसमें कोई भी दखल देने से बचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
सरकार का कहना है कि वो देश में रोहिंग्या मुसलमानों को शरण नहीं देगी। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को आखिर कैसे देश से बाहर निकालेगी, क्योंकि 40,000 मुसलमानों को निकालना वाकई किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। चालीस 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे बाहर निकालेगी सरकार? भारत में रह रहे रोहिंग्या को कहां छोड़ा जाएगा? रोहिंग्या को देश से निकालने के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त आपके जहन में भी घूम रहे होंगे। सरकार ने जब साफ कर दिया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर जाना होगा, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया को कैसे निपटाया जाएगा। ये भारत का एक सॉवरेन हमारा ड्यूटी है, हमारा एक दायित्व है, जो भारत का सुरक्षा को देखते हुए, भारत एक राष्ट्र है, इस राष्ट्र का सुरक्षा, इस राष्ट्र का भविष्य को देखते हुए कार्रवाई उठाएंगे। ये बात हकीकत है कि रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी रोहिंग्या मुसलमानों को देखा जा रहा है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में इस मामले को लेकर ज्यादा खतरा देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान बौद्ध लोगों को अपना निशाना बना सकते हैं। कुछ मिलिटेंट रोहिंग्याज हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज और लोगों के ऊपर वहाँ बुद्धिस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल ही में एक गुजरात के अंदर एक रोहिंग्या जो पकड़े गया है, वो प्लॉट कर रहा है कि बुद्धिस्ट के ऊपर जो साइट्स है हमारी बोध गया में, उसके ऊपर अटैक करने के लिए। इतना ही नहीं, रोहिंग्या मुसलमानों के इस मुद्दे पर दुनिया भर में बहस छिड़ी है, तो कुछ देश सीधे सीधे इस मुद्दे से जुड़े हैं। हिंदुस्तान समेत बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में रोहिंग्या मुसलमान बड़ी तादाद में शरणार्थी बनकर पहुंच रहे हैं। अकेले हिंदुस्तान में रोहिंग्या शरणार्थियों की तादाद 40,000 से ऊपर हो चुकी है, जो दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। कि जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है वो कह रहे जो हिंदुस्तान का रुख है या रवैया है वो सही नहीं है, मानव हित को महत्व देना चाहिए। राजनाथ जी ने साफ तौर पे कहा है कि मानव हित जब देश हित के साथ क्लैश करता है तो हम किसी प्रकार का देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकाले जाने का डर सताने लगा है। कोई अपनी ईमानदारी की दुहाई दे रहा है तो कोई म्यांमार हिंसा के शांत होने तक इंतजार करने को कह रहा है। हमारे देश का मसला जो हाल हो जाएगा, हम इधर रहने के लिए तैयार नहीं है, हम खुशी से जाने के लिए तैयार है। हम जान बचाने के लिए यहाँ पे आके रहे, जो इंडिया सरकार को चाहती है जो यहाँ पे इसका निकालो, जो हम के यहाँ पे एक गट्टा करके जो बर्मा जो अभी जुल्म चल रहा है यहाँ पे निकालने के लिए हमको गोली मार देगा वहाँ पे जाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब तक हम हिंदुस्तान में हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, हम यहाँ रहने की इजाज़त मांगते हैं। ना हमारे सिर्फ बोलते हैं कि आप उग्रवादी हो, हालांकि कोई भी मुल्क वाला यहाँ पे आकर उसको हर एक चीज़ यहाँ पे बना के देते हैं, कार्ड, लाइसेंस, कार्ड वगैरह। हालांकि बर्मा वाले के पास, किसी के पास ऐसा कोई कार्ड वगैरह कुछ नहीं है। जाहिर है सरकार भी जानती है कि 40,000 मुस्लिमों को हटाना आसान काम नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जरूर है, तो दूसरी तरफ इस मामले में लोग मानव अधिकार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देने लगे। सरकार ने खुद हलफनामे में इस बात को माना है कि 40,000 से ज्यादा की तादाद में रह रहे रोहिंग्या मुस्लिमों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जिन्होंने जाली तरीके से वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड तक हासिल कर लिए हैं। ऐसे में वापस भेजने की प्रक्रिया में उनकी सही पहचान सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 21वीं सदी के आगाज के साथ ही म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्धों के बीच दोबारा सामुदायिक तनाव बढ़ना शुरू हो गया। रोहिंग्या मुसलमान नागरिकता न मिलने से नाराज थे तो बौद्ध इन्हें म्यांमार का हिस्सा मानते ही नहीं थे। नतीजा हुआ कि बौद्ध भी लामबंद और हथियारबंद होने लगे। रखाइन में हिंसा का दूसरा भयावह दौर नजर आया साल 2012 में, जब रोहिंग्या मुस्लिमों और बौद्धों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। रोजाना कत्लेआम होने लगा। कभी रोहिंग्या मुस्लिम बौद्धों के गांव को निशाना बनाते तो कभी बौद्ध भीड़ रोहिंग्या मुस्लिमों के गांव फूंकती। रखाइन में मानो खून की नदियां बहने लगी। लाख कोशिशें की गई लेकिन रखाइन में लगी आग बुझी नहीं और दिन ब दिन इसकी लपटें बढ़ती गई। रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ ARSA यानी अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी।
अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी नाम के इस गुट का लीडर है अताउल्लाह, जो खुद को रोहिंग्याओं का हमदर्द करार देता है। रोहिंग्या मुसलमानों के मिलिशिया गुट हराका अल याकीन ने सीधे म्यांमार की सेना को निशाना बनाया। साल 2015 में इस गुट के उग्रवादियों ने फौज की चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें 9 सैनिकों को कत्ल कर दिया गया। सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के गांवों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया गया और फिर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जान बचाने का एक ही रास्ता बचा था, जो था पलायन। टीम न्यूज़ नेशन।